नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज एक बहुत बड़ी खबर फिर आपके लिए लाया हूं। वैसे तो राष्ट्रपति धनखड़ के ऊपर हमारा जो नेक्स्ट शो होगा उसमें देखेंगे, कुछ बड़े खुलासे मैं करने जा रहा हूं। लेकिन अभी मुंबई से बड़ी खबर आ गई और जैसा कि मैंने आपको कहा कि अभी जब नीलेश ओझा की टीम ने मुंबई पुलिस को थोड़ी इज्जत बख्शी और उनको जब कोई ये कह रहा था कि तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी हम वर्दी उतरवा देंगे, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम हमें नहीं पहचानते हो। और जब ये बेइज्जती हो रही थी, तो जो नेता बेइज्जत कर रहे थे, उनके खिलाफ नीलेश ओझा की टीम पुलिस को मदद करने के लिए पहुंची और जो सत्य था, जो सही था, जहां पुलिस की मदद होनी चाहिए, वहां उसको मदद करने के लिए नीलेश ओझा और उनकी टीम पहुंच गई। राशिद खान पठान की याचिका लग गई उनके खिलाफ, जिन नेताओं ने धमकाया था। नेता कौन है ये आपको मालूम है, शरद पवार के भतीजे भी उसमें शामिल थे, ऐसी बात आ रही है सामने। अब कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, ये अभी जांच विषय है। एनसीपी के बहुत सारे नेता शामिल हैं, ये सब जांच में पता चलेगा। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा बहुत ही सुंदर सामने आया है और इसीलिए एसएसआर वॉरियर के लिए खुश होने का समय है। जैसे-जैसे समय बीतते जाएगा, आप ये मान के चलिए कि आप नुकसान में नहीं रहेंगे। इसलिए न दैन्यम न पलायनम। रण छोड़ना नहीं है, रण में बने रहना है, जीत आपकी पक्की होगी। अब सबूत क्या है? जो सबूत समीर बानखेड़े के पास था, उसकी पुष्टि हो गई है। समीर बानखेड़े, दिशा और सुशांत केस में एक ऐसी कड़ी है मित्रों, जिस कड़ी की वजह से ये पूरा पेंच फंस गया। अगर समीर बानखेड़े नहीं होते इस पूरे अभियान में, तो इस मामले को मुंबई पुलिस ने, माफियाओं ने, बाप बेटे ने, इन सब ने मिलकर के इस दोनों केस को दफना दिया था और सब लोग, सीबीआई तक हाथ खड़े कर चुकी थी। सीबीआई को भी लगता था कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और जैसा कि अभी एक क्लोजर रिपोर्ट आया, वो भी क्लोजर रिपोर्ट आ जाती और उसकी भी तैयारी हो रही होगी। लेकिन समीर बानखेड़े इस पूरे प्रकरण में एक हनुमान की तरह आए और उन्होंने मां सीता को बचाया और राम के भक्त बन करके, मतलब न्याय के भक्त बन करके समीर बानखेड़े इस पूरे प्रकरण में इस तरह से आए हैं, जिनके इन्वेस्टिगेशन की वजह से ये पूरा का पूरा केस खुल चुका है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। अगर समीर बानखेड़े नहीं होते, तो ये केस यहां तक नहीं पहुंचता और ये लड़ाई हम लोगों की धरी रह जाती। समीर बानखेड़े ने क्या खुलासा किया था मित्रों? खुलासा था सचिन बाजे के बारे में। अब ये जो रिपोर्ट उनकी है 3000 पेज की, और जो अलग-अलग रिपोर्ट है उसमें इस बात का जिक्र उन्होंने किया है, नहीं किया है, ये तो अभी सामने आएगा। लेकिन पावर गैलरी में हर जगह कुछ खास लोगों के पास जो खबरें आई, वो खबर ये आई कि सचिन बाजे का अपॉइंटमेंट सोच समझ के किया गया था और सिर्फ 3 कारणों के लिए सचिन बाजे का अपॉइंटमेंट किया गया था और इसीलिए उसे क्राइम ब्रांच का पूरे स्टेट का प्रमुख बना लिया कि जहां कहीं भी, मतलब उसके पास, सचिन बाजे के पास ये अधिकार था कि बिना किसी पुलिस स्टेशन की अनुमति के वो उस पुलिस स्टेशन में जाकर के कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता था। इसके लिए सीपी, डीसीपी और पुलिस की कोई आवश्यकता नहीं। ये पावर एहसास कर रहा था सचिन बाजी और इसलिए सचिन बाजी के प्रति दोनों बातें की अथाह थी और अथाह प्रेम था और इसीलिए सचिन बाजी को अपॉइंट करने के लिए जब
फडणवीस मुख्यमंत्री थे तब भी इसने गुहार लगाई थी। फडणवीस ने रिजेक्ट कर दिया था, आपको मालूम है। सचिन बाजी के पास 3 काम क्या थे? पहला काम था मुंबई में बार बालाओं के डांस को फिर से पुनर्स्थापित करना। आपको याद होगा कि बार में जो डांस वांस था उस पर प्रतिबंध लग गया था मुंबई में। चोरी छिपे आज भी वहां पर बार बालाएं डांस कर रही हैं, अलग अलग बार में, अलग अलग रेस्टोरेंट में। नाम कुछ अलग हो जाता है। और पिछले दिनों आपको याद होगा बांद्रा से तहखाने से, मतलब अंडरग्राउंड जो बार चल रहे थे उसमें से कई लड़कियों को, हाई प्रोफाइल लड़कियां थी, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। छापा मारा छापा मारा गया था। गिरफ्तारी कोई ऐसी नहीं हो जाती। होता यह है कि जब ये तकरार पुलिस और बार मालिकों के बीच में हो जाती है, हफ्ता नहीं मिल पाता है, तो ये लोग फिर अपने उस एक्सटेंट पर चले जाते हैं जहां बार मालिकों को डराते हैं, या लड़कियों के साथ जो इन लोगों का रिश्ता रहता है उसमें कोई गड़बड़ी हो जाती है, कहीं चूक हो जाती है, तो वहां फिर इनकी नाराजगी आती है और तब पुलिस वाले इनके ऊपर अटैक कर देते हैं और कहते हैं कि ये सेक्स रैकेट चल रहा था, बार बालाओं का डांस चल रहा था और इसके लिए इनके पास अनुमति नहीं थी और पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया और पुलिस बाबाही उसे लूटती है। जबकि सच्चाई मित्रों ये है कि पुलिस के नाक के नीचे, पुलिस के अनुमति से ही इस तरह के धंधे मुंबई में चल रहे हैं और आज से नहीं चल रहे हैं। हाजी मस्तान के जमाने से चल रहे हैं। तब मुजरा होता था, अब ये बार बालाएं हो गई। गबलीज के जमाने से होते हैं। ये एक ऐसा महकमा था जिसमें नेता इन्वॉल्व थे, बड़े पुलिस वाले इन्वॉल्व थे, बिजनेसमैन इन्वॉल्व थे और बॉलीवुड का फिल्मिस्तान इन्वॉल्व था, बॉलीवुड इन्वॉल्व था। कौन कौन थे? हर जमाने में कुछ ना कुछ सफेद पोश होते हैं जो पर्दे के पीछे से ये सब कृत्य करते रहते हैं। तो पहली जिम्मेदारी थी सचिन बाजे के ऊपर इस तरह के रेस्टोरेंट को निर्बाध गति से चलने देने के लिए। दूसरी, जो कोस्टल एरिया है न सिर्फ मुंबई का बल्कि गोवा तक और महाराष्ट्र और जो गुजरात का जो इलाका है, इन सारे इलाकों पर पैनी नजर रखना और वहां से जो ड्रग का सप्लाई चल रहा है उसको निर्बाध गति से अपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचाना, ये थी जिम्मेदारी सचिन बाजे की। अंडर द रूफ ऑफ द देन कमिश्नर परमबीर सिंह। और परमबीर ही क्यों, उसके पहले भी जो कमिश्नर थे उनके जमाने में भी चलता था, उसके पहले जो कमिश्नर थे उनके जमाने में भी चलता था। ये सिलसिला 1-2 वर्षों का नहीं है, ये सिलसिला 15, 20, 25, 30, 40, 50 वर्षों से चल रहा है। तब हेरोइन की सप्लाई होती थी, अब बीड़ की सप्लाई होती है। अब ड्रग्स के प्रकार बदल गए। पहले सस्ते ड्रग्स थे, अब थोड़े महंगे और हाई क्वालिटी के ड्रग्स आ रहे हैं। और ड्रग्स कहां से आ रहे हैं? सुदूर साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं। मलेशिया का रूट होता है, इंडोनेशिया का रूट होता है, थाईलैंड का रूट होता है, श्रीलंका का रूट होता है, नेपाल का रूट होता है और अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर से ये पूरा नियंत्रित होता है। तो ये जो ड्रग का कारोबार था उसके लिए एक क्लोज कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर की आवश्यकता थी इन दोनों बाप बेटे को। और इसके लिए बहुत ही तड़प थी दोनों बाप बेटे में कि कितनी जल्दी सचिन बाजे को रीइंस्टेट किया जाए। 16 वर्षों से जिस ऑफिसर को, जिस पुलिस वाले को हाई कोर्ट ने कहा कि इसे डिसमिस किया जाए, एक ख्वाजा एक ख्वाजा खान के हत्या के आरोप में, ख्वाजा यूनुस खान की हत्या के आरोप में
उनकी मां आज तक दर-दर भटक रही हैं, लेकिन उनको रिइंस्टेट करवाया। ये था उनकी दूसरी जिम्मेदारी। और तीसरी जिम्मेदारी, अगर कोई इस रास्ते में आए, तो बेधड़क उसे रास्ते से हटा देना। मनसुख हिरेन इसी का शिकार हुआ। अर्नब गोस्वामी को भी इन्होंने पूरी प्लानिंग कर दी थी किसी प्रकार से एलिमिनेट करने की। वो भी हमारे पास जानकारी आ रही है। मित्रों, आप हैरान हो जाएंगे, मुझे नहीं मालूम अर्नब के पास ये जानकारी है या नहीं है, लेकिन अर्नब को जब पुलिस कस्टडी में लिया गया और एक थाने से दूसरे थाने और फिर एक जेल से दूसरे जेल के बीच में दौड़ाया गया, तो उनकी जान के ऊपर खतरा था। ये भी बड़ा ब्रेकिंग आ रहा है। और ये हमारे मुंबई पुलिस के ही ईमानदार अधिकारी बता रहे हैं। और हमारे समीर बानखेड़े के पास जो रिकॉर्ड्स हैं, उसकी पुष्टि कर रहे हैं। तो अर्नब गोस्वामी की जान भी खतरे में थी, इस बात की भी पुष्टि हो गई है। लेकिन कोई तरीका नहीं मिला कि कैसे उसे एलिमिनेट किया जाए। और अगर एलिमिनेशन होगा तो पूरे देश में आग लग जाएगी। तो कहीं से ये बख्श दिया गया, वरना इसका ये इतना हाई हेडेड इसका दिमाग था, इस क्रिमिनल माफिया सचिन बाजे का, कि ये एलिमिनेट करने की पूरी तैयारी कर लिया था। क्योंकि इसको लगता था कि मेरे आका अभी ये उद्धव ठाकरे हैं और आदित्य ठाकरे, मुझे डरने की क्या जरूरत। जो दिन रात चरस में डूबा हुआ है, बीड़ लेकर के अभी नशे में मौजूद है बेटा, वो तो जो कहता है बाप वही करता है। और फिर कांग्रेस और एनसीपी की क्या औकात है इस दोनों बाप बेटे के सामने में। तो सचिन बाजे ऑल पावरफुल था। इवन परमबीर सिंह मुंबई के पुलिस कमिश्नर से भी अधिक पावरफुल था सचिन बाजे। और सचिन बाजे हमेशा टसन में चलता था, सिनेमा का स्टार की तरह चलता था। महंगे महंगे चश्मे पहनता था, महंगी महंगी घड़ियां, महंगे महंगे कपड़े, जूते। सचिन बाजे के लाइफस्टाइल को अगर कोई व्यक्ति देख लेता, तो बरबस ये कह देता कि भाई ये व्यक्ति तो कुछ लगता है कि किसी दूसरे ग्रह से आया है। ये था सचिन बाजे। तो पहला तो था ये बार को फिर से रिजुवेनेट करने का और एक नया सेक्स रैकेट चलाने का। और दूसरा, ये ड्रग का जो धंधा था उसको ठीक से सर्विलांस करने का। और तीसरा, इसके बीच में जो कोई भी आए उसे एलिमिनेट कर देने का। तो चूंकि अर्नब गोस्वामी ने उस वक्त इस मुद्दे को उठाया, तो वो पहले निशाने पर आए और उन्हीं को एलिमिनेट करने की प्लानिंग इन दोनों बाप बेटे ने बनाई थी, वाया परमबीर सिंह। और परमबीर सिंह भी उस वक्त इस दोनों बाप बेटे के इशारे पर सारी कार्रवाई कर रहा था। अब समीर बानखेड़े के रिकॉर्ड्स में ये कैसे पकड़े गए मित्रों, बड़ा दिलचस्प है। आप देखे होंगे कि सुशांत और दिशा की मौत के बाद इस कहानी को ट्विस्ट, मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया मित्रों। इस कहानी को ट्विस्ट दिया गया था कि ये ड्रग ले रहे थे और सुशांत जो है बड़े दिनों से ड्रग ले रहे थे, ड्रग की वजह से वो बीमार थे, डिप्रेशन में थे और कुछ इस तरह के ड्रग ले रहे थे जो कि सुसाइडल टेंडेंसी को आगे बढ़ाता है। और इस वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये एक लॉन्ग लॉन्ग ट्रस्टेड स्टोरी बॉलीवुड माफियाओं की रही है, जिनको वो एलिमिनेट करते हैं, चाहे वो परवीन बॉबी हो, चाहे वो और कोई हो। जिस किसी को भी एलिमिनेट करना होता है बॉलीवुड को, तो ये थ्योरी वो लेके आ जाते हैं कि ये फिल्म इनकी चल नहीं रही थी, वो सक्सेसफुल नहीं थे, वो आर्थिक तंगी में थे, उनके पास काम नहीं था। तो हुआ ये कि वो फिर नशा करने लगे और नशा करते-करते वो डिप्रेशन के शिकार हो गए। और डिप्रेशन में आने के बाद फिर उन्होंने दवाई भी शुरू की, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ और फाइनली वो सुसाइड कर लिए। ये थ्योरी इन लोगों ने प्लांट की, क्योंकि ये फुल फ्लेजेड मर्डर था। तो जब इन्होंने ये थ्योरी प्लांट की, और यही थ्योरी इनके गले की हड्डी बन गई मित्रों।
और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एसएसआर वॉरियर को न डरने की जरूरत है, न डिगने की जरूरत है, न विराम लेने की जरूरत है। ये माफिया अपने ही थ्योरी से, अपने ही जाल में कैसे फंसा और कैसे ये पूरा बॉलीवुड फंसा। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं हमेशा समीर बानखेड़े को। अगर वो नहीं होते तो आज केस की ये हालत नहीं होती। तो मामला ये हुआ कि इन्होंने ट्विस्ट दिया मीडिया में और धड़ाधड़ उधर दूसरी कहानी शुरू हो गई। इधर अनिल देशमुख और परमवीर सिंह दोनों मिलकर के कहा, अरे सारे स्टार को पकड़ो, गिरफ्तार करो, स्टार को उठाओ, उससे एक्सटॉर्शन शुरू करेंगे। यही मामला अच्छा है कि सुशांत केस में सबको उठाओ, पकड़ना शुरू करो। हालांकि वो सारे गुनहगार हैं दूसरे रूप में, लेकिन उन्होंने ड्रग के मामले में उठाना शुरू किया। और इस पूरी स्टोरी को जो इन लोगों ने जो ब्रूटल मर्डर किया था दिशा और सुशांत का, उसको इन्होंने ड्रग डिप्रेशन के थ्योरी में तब्दील करने की अपनी तरफ से कोशिश की। और इसमें ये जो मीडिया है, बेईमान बिकी हुई दलाल मीडिया, उसका सहारा लिया। बड़े बिके हुए दलाल पत्रकार इनके साथ खड़े हो गए और इन्होंने ये स्टोरी को प्लांट करना शुरू कर दिया कि दिशा तो अपने माता पिता से नाराज थी और डिप्रेशन में थी। हथनी जो एक मर गई वो फायर क्रैकर लेकर के मुंह में, उससे वो नाराज हो गई, दुखी हो गई, डिप्रेशन में चले गए। ये रोहन राय का थ्योरी देखिए। यहाँ के कैसे कैसे थ्योरी आए कि माता पिता से नाराज, उनकी अब वो आर्थिक तंगी थी, 25 लाख का कोई कर्जा था, ये भी बना दिया। फिर तीसरी थ्योरी हो गई कि नहीं, वो हथनी जो केरला में एक फायर करके वो उसकी जो मौत हो गई, तो वो एनिमल लवर थी। ये बेईमान धूर्त कैसे फंसते हैं अपने जाल में, वो सुनिए। तो इन्होंने ये थ्योरी फैलाई कि दिशा एनिमल लवर थी, इस वजह से वो डिप्रेशन में आ गई, इस वजह से वो कूद गई। और सुशांत तो पता नहीं 4-5 महीने से 6 महीने से बहुत जबरदस्त डिप्रेशन में थे। और उसकी थ्योरी के लिए ये माननीय रिया चक्रवर्ती ने पूरी कहानी बना दी। उन्हें ये मालूम नहीं था कि उनकी यही कहानी उन्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाएगा। और इसी दौरान अनिल देशमुख और परमवीर सिंह ने कहानी शुरू कर दी, उठाओ सबको, श्रद्धा कपूर को, इसको, वो जिसको मर्जी हो उस उठाना शुरू कर दिया। इंटरोगेशन हो रहा है अब मीडिया में। अरे भाई, बढ़िया चेहरा फिल्म स्टार को आप कैमरे पे लेके आ रहे हैं तो लोग देखेंगे ही भाई, क्यों इस रणधीर कपूर को, अक्षय कुमार को, इसको, उसको, महेश भट्ट को, इस सबको बुलाया जा रहा है। महेश भट्ट तो खैर इसमें शामिल ही है, वो दूसरे तरीके से शामिल है, सारे रिकॉर्ड है मौजूद, उसकी चिंता मत कीजिए कौन कौन है शामिल। लेकिन ये थ्योरी का है, इनपुट है, इस पूरे प्रकरण में है। पूरे प्रकरण में ड्रग एक बहुत बड़ा साक्ष्य है। लेकिन इन्होंने सोचा था कि ये 1 डेढ़ दिन, 2 दिन, 5 दिन का स्टोरी बनाएंगे और पुलिस सबको बुलाएगी और पुलिस सबको कहेगी कि नहीं नहीं भैया, इन लोगों का कोई योगदान नहीं था और वो सुशांत ड्रग ले रहा था, दिशा परेशान थी और इस वजह से दोनों ने सुसाइड कर लिया और चैप्टर क्लोज हो जाएगा। लेकिन मामला आ गया समीर बानखेड़े के पास। समीर बानखेड़े ने तहकीकात शुरू किया और जब तहकीकात शुरू किया तो चैट पर चैट आने लगे सामने। आदित्य ठाकरे के साथ रिया चक्रवर्ती का चैट, सचिन बाजे के भी फोन कॉल्स चल रहे हैं इसी नेट में। सचिन बाजे का चल रहा है, सचिन बाजे का टेलीफोन वहां पर दिख रहा है, डिजिटल फुटप्रिंट वहां मौजूद है। मालवनी पुलिस स्टेशन में भी सचिन बाजे मौजूद हैं। सचिन बाजे पोस्टमार्टम के पास भी उनका घेरा लगा हुआ है, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के पास भी सब कुछ, सारा कुछ कंट्रोल्ड बाय सचिन बाजे है। ये सब कुछ की निशानी समीर बानखेड़े के कब्जे में आ गया। तो कहते हैं ना, वो मारने वाले से बचाने वाले भी बड़े बड़े होते हैं, आपको मालूम ही है। तो इन्होंने सोचा था कि इस पूरी स्टोरी को, इस पूरी कहानी को किल कर देंगे और सच पर पर्दा डाल देंगे। लेकिन ईश्वर ने सचिन सचिन समीर बानखेड़े को भेज दिया और समीर बानखेड़े अपना फटाफट इंक्वायरी शुरू किया, निरपेक्ष इंक्वायरी, पारदर्शी इंक्वायरी शुरू किया, पकड़ लिया है। आमिर खान के साथ भी बातचीत हो रही है, तो देखा कि भाई समीर बानखेड़े के पास भी चैट है। तो सीबीआई ने हल्की फल्की पूछी कि आपने आमिर खान से क्यों बातचीत की थी 7 जून को।
8 जून को आप घर छोड़ती हैं तो 7 जून को क्यों बातचीत की थी? तो सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को पूछा कि क्या आप रिया, अगर आपकी जो बातचीत हो रही है आमिर खान से, क्या इसके बारे में आपने सुशांत को बताया था? हाँ, हाँ, मैंने सुशांत को बताया था एंड सुशांत इज वेरी कंफर्टेबल। सुशांत वाज नेवर बीन अनकंफर्टेबल। ही नेवर बीन अनकंफर्टेबल, नेवर बीन। और मैंने सारी बात बता दी थी कि मैं आदित्य राय कपूर से भी बात करती हूं, अपने पुराने बॉयफ्रेंड के टच में हूं, और ये आमिर खान के भी टच में हूं, और इससे सुशांत को कोई आपत्ति नहीं थी। और ये सीबीआई उनके चैट को रिकवर कर रही है। लेकिन ये सीबीआई, हालांकि ये सीबीआई सिर्फ उतनी ही जांच कर रही थी कि रिया चक्रवर्ती का जो कंप्लेन था उतनी ही जांच कर रही थी। अभी तो सारा जांच सामने आएगा कि सीबीआई ने कितने चैट को रिकवर किया। जिस चैट को नारकोटिक्स ने रिकवर किया, उस चैट को सीबीआई ने रिकवर किया या नहीं किया। और अगर नारकोटिक्स ने रिकवर कर लिया, नारकोटिक्स ने कह दिया कि भाई रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे के बीच में 44 कॉल हैं, और अगर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने कह दिया कि रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे दोनों ड्रग के बिजनेस में शामिल हैं और बल्कि दोनों पार्टनर हैं अलॉन्ग विथ डिनो मौर्या, तब क्या होगा? अलॉन्ग विथ समीर खान। तो सीबीआई ने कोई चैट रिकवर नहीं किया क्या? या सीबीआई ने हूबहू नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के चैट को ले लिया क्या? क्या सीबीआई ने वो सारे डिटेल अपने पास रख लिए हैं क्या? रख लिए हैं तो अभी सामने क्यों नहीं ला रहे हैं? तो उस पर से अभी पर्दा उठना है। लेकिन सचिन वाजे की जो कारस्तानी चल रही थी इस पूरे प्रकरण को दबाने के लिए, बड़े बड़े लोगों को एलिमिनेट करने के लिए, उसके राज भी समीर बानखेड़े के पास मौजूद हैं। ये है बड़ा खुलासा मित्रों। समीर बानखेड़े के पास वो सारे राज मौजूद हैं, और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, समीर बानखेड़े की जान पर खतरा है, और अंतरराष्ट्रीय माफिया उनके जान पर, उनके ऊपर हमला कर सकते हैं। खतरा तो हमारे ऊपर भी है, खतरा तो नीलेश ओझा जी के ऊपर भी है, लेकिन समीर बानखेड़े के ऊपर भी है, बहुत बड़ा खतरा है। और इसलिए आज फिर मैं एसएसआर वॉरियर को आगाह कर रहा हूं, समीर बानखेड़े को प्रोटेक्ट करना हम सब की जिम्मेदारी है, भारत सरकार की जिम्मेदारी है, महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी है। अगर समीर बानखेड़े के ऊपर कुछ भी, एक भी आंच आया तो ये देश ईंट से ईंट बचा देगा। इसके लिए एसएसआर वॉरियर को तैयार रहना चाहिए। समीर बानखेड़े बहुत बड़ी कड़ी है मित्रों इस केस में। हालांकि समीर बानखेड़े ने अपना काम कर दिया और उसकी कई कॉपियां बन गई हैं। मैंने कहा ना, मैं रहूं न रहूं, नीलेश जी रहे न रहे, समीर रहे न रहे, लेकिन केस रहेगा, केस जिंदा रहेगा, और ये केस खुलकर रहेगा। दुनिया की कोई शक्ति इसे रोक नहीं सकती, स्वयं मोदी जी भी नहीं, जिन्होंने धनखड़ का इस्तीफा ले लिया। इतने पावरफुल मोदी जी, मैं उनकी बात कह रहा हूं आपको, स्वयं मोदी जी भी नहीं। तो ये जो 3 कड़ियां, जो सारे सबूत आ गए अब सामने, और इस सबूत की पुष्टि अब लोकल पुलिस वाले ने कर दी है। ये अच्छा हुआ कि नीलेश जी के जो बाकी सिपह सालार ने जब पुलिस को मदद किया अभी रोहित पवार के मामले में, तो पुलिस वाले को लगा कि भाई ये अच्छे लोग हैं, ये हमारी मदद कर रहे हैं, हमें भी इनकी मदद करनी चाहिए। कुछ ईमानदार ऑफिसर होते हैं, हर जगह आपको ईमानदार, वैसे तो मैं मुंबई पुलिस पर बहुत कम भरोसा करता हूं, लेकिन फिर भी बतौर नीलेश जी बहुत सारे ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं जो अपने को मदद कर रहे हैं इस केस में, तो उन्हें तो इसके इस बीच में नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए। ये मान के चलना चाहिए कि वो जो ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं वो हमें मदद कर रहे हैं। आज कल इस सप्ताह में हो सकता है कि नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीक तक हमें डेट मिल जाएंगे। चला गया है मामला, सोमवार को ही चला गया था। उस दिन उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में आप रजिस्ट्री के पास जाइए, मेंशन कीजिए
तारीख मिल जाएगी। और ये जो सारे सबूत समीर बानखेड़े के आ रहे हैं हमारे पास, उन सारे सबूत को अदालत में पेश किया जाएगा। मित्रों, हो रहा है ये कि जैसा कि नीलेश ओझा ने आपको बताया, वो अपने कुछ दलाल लोगों को ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यूबाइब के पास, नीलेश ओझा की टीम के पास कौन-कौन सा सबूत है। जिस सबूत की काट मैं कुछ ढूँढ सकता हूँ क्या? हमारे पास ऐसे-ऐसे सबूत हैं जो सारी बातें अदालत को, मेरे पास जितने थे वो सब मैंने नीलेश जी को दे दिया और नीलेश जी ने सारी तहकीकात कर लिया। अब वो सारे सबूत उनके पास आ गए हैं। अब ये सारे सबूतों का मैंने कहा ना आपको, एक सबूत काफ़ी है, एक सबूत गुनहगारों को फांसी के फंदे तक ले जाने के लिए। और तभी मैं कहता हूं ना कि मोदी जी भी नहीं बचा पाएंगे, कोई जस्टिस दुनिया का नहीं बचा पाएगा। और सबूत सबूत पर ही खेल होता है। अभी 189 लोगों की हत्या के आरोपी सबूत के अभाव में छूट गए। हमारे पास सबूत ही सबूत हैं, हमारे पास सबूत का अभाव होने वाला नहीं है। और हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, हर रोज सबूत को कोरोबोरेटिव फैक्ट्स और मजबूत कर रहा है, हर रोज। इसीलिए समीर बानखेड़े का जो ये एक नया सबूत आया है सचिन बाजे को लेकर के, वो तो और भी अद्भुत है मित्रों। ये सचिन बाजे किस किस तरह से क्या क्या काम कर रहा था, अपने को, अपने आका के आदेश के लिए खुद को तबाह कर लिया। इस पुलिस ऑफिसर ने तबाह कर लिया। किस तरह की गुंडागर्दी इन्होंने पुलिस की वर्दी पहन के की। मर्डर केस में ही ये डिसमिस हुआ था और फिर से रीइंस्टेट कर दिया। अद्भुत अंधेड़ गर्दी इस दोनों बाप बेटे ने मचाई, अद्भुत। आप सोचिए मित्रों, अगर समीर नहीं होते तो जो ट्विस्ट इन्होंने दिया था ड्रग को लेकर के, आज उसी ड्रग की जांच जब शुरू हुई तो पता चला कि ड्रग का ट्रेल कहां-कहां चल रहा है। ये कौन-कौन ड्रग का व्यापारी है, कैसे रिया चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती ड्रग कहां-कहां से खरीद रहा था और ये सबके ऊपर किसका प्रोटेक्शन था? पुलिस का प्रोटेक्शन था। और इसीलिए देखिए रिया चक्रवर्ती ने जो एफआईआर करवाया मीतू सिंह और प्रियंका सिंह और डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ, उसमें उसने पहले कहा कि इनकी दवाइयों से सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ी। बाद में उसको डर लगा तो उन्होंने सीबीआई को खत लिखा कि नहीं नहीं मैं देख नहीं पाई थी, उस आरोप को मैं वापस कर लेती हूं। लेकिन फिर मुंबई पुलिस ने कहा कि नहीं 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 नहीं, तुम इस आरोप को वापस मत करो, मैं हूं ना, सचिन बाजे हूं ना, परमवीर सिंह हूं ना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इसने फिर 3 महीने के बाद उस जो दूसरा कंप्लेन इन्होंने लिखित कंप्लेन सीबीआई को भेजा था कि मैंने जो पहला कंप्लेन किया था उसको मैं वापस लेती हूं और ये सेक्शन लगाना ठीक नहीं है कि इनके उकसावे से ही सुशांत ने आत्महत्या की है। ये सेक्शन लगाना दोनों बहनों के खिलाफ ठीक नहीं है। ये कंप्लेन ये रिटर्न भेज रही है। लेकिन फिर कमिश्नर और फिर सचिन बाजे जैसा अधिकारी बोलता ना ना उसे तो मैं रगड़ दूंगा, चिंता मत करो, लगाओ ये कंप्लेन कि उसी के दवाई की वजह से उसने सुसाइड कर लिया। देखिए कितनी हिम्मत, कितनी हैकड़ी थी इन गुंडों की। ये वर्दी में आपकी रक्षा कर रहे हैं, ये वर्दी पहन करके आपके खिलाफ गुंडागर्दी कर रहे हैं। जो कंप्लेनेंट है वो खुद कह रही है कि नहीं नहीं मुझे वो कंप्लेन वापस करना है, वो ठीक नहीं हुआ है। तो ये पीछे से आकर के उसे कह रहा है कि नहीं नहीं वही तुम बयान रखो, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को अपना कोई दिमाग नहीं है, कौन सा सेक्शन लगेगा क्या होगा अपना कोई दिमाग नहीं है। उसे कोई लॉ का जानकार पुलिस वाला उसे ब्रीफ कर रहा है और पुलिस वाले ने आखिर में उसे फंसा दिया। अब सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया है दोनों बहनों को। तो हम लोगों का प्रेयर है कि अगर क्लीन चिट दिया तो जो कंप्लेन किया था उसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? पाकिस्तान की सीबीआई क्या? सीबीआई को हम लोगों ने कटघरे में खड़ा किया। उसका रिट पिटीशन ऑलरेडी लगा हुआ है, ऑलरेडी लगा हुआ है। और ये सब धरे के धरे रह जाते मित्रों अगर समीर बानखेड़े का ड्रग के खिलाफ वाला अभियान नहीं चलता
तो जो उनका नैरेटिव था, वही उनके लिए जी का जंजाल बन गया। तो सैल्यूट है समीर वानखेड़े साहब आपको, आपके साथ पूरा देश खड़ा है। हम लोग तो जान हथेली पर लेकर के लड़ रहे हैं। आपने जिस बहादुरी के साथ, जिस ईमानदारी से लड़ाई लड़ी है, आप इस देश के लिए नज़ीर बनेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।